Hello everyone, welcome to Diwane EAC and GATE. I am Chandan Sharma and today we are going to start non-traditional machining methods. Okay, so ये इसको हम unconventional machining method भी कहते हैं. So ये काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये स्टार्ट करना है, so चलो स्टार्ट करते हैं आज. So first of all, why we are not using traditional machining everywhere? So there are some limitations regarding the traditional machining methods. So machining मैं इस टाइप से लिखता हूँ. ओके, सो कंफ्यूज मत होइएगा. सो यहाँ पर कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड मेंस के लिए अगर कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस देगा तो उनके यहाँ पर ये पूछा जा सकता है. सो देखते हैं पहले कि ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या क्या होता है. सो टूल ऑफ वर्क पीस बी इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. सो जब डायरेक्ट व्हेन टूल एंड द वर्क पीस इज़ इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, सो वहाँ पर फ्रिक्शन टेक प्लेस करता है. एंड फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वेयर आउट वगैरह हो सकता है. ओके, एंड वहाँ पर जो वाइब्रेशन है कि अगर टूल में वाइब्रेशन है, सो इट विल गेट ट्रांसफर टू द मशीन, एंड इफ मशीन है वाइब्रेशन देन इट विल गेट ट्रांसफर टू द टूल और वर्क पीस. सो इसके कारण दिक्कतें आती हैं. देन रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस इज असेंशियल. सो ट्रेडिशनल मशीनिंग, इफ यू हैव सीन लाइक you are making a hole by using drilling machine, by using drill, so you have to give a relative motion to make a hole, right? यहाँ पर जब हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पढ़ेंगे वहाँ पर भी रिलेटिव मोशन होता है किसी किसी में, पर हर जगह नहीं होता है. सो बट यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मशीनिंग में है रिलेटिव मोशन इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. ओके, देन टूल वेयर इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंसर्न. टूल वेयर, जैसे मैंने आपको बोला दैट टूल एंड वर्क पीस इज़ इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, सो उसके कारण टूल वेयर होता है. जैसे हमने देखा था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, तो टूल वेयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जिसके कारण टूल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती है. देन मशीनिंग वेरी हार्ड मटेरियल इज़ डिफ़िकल्ट. लाइक अगर आप सेंटरलेस ग्राइंडिंग देखेंगे या सिर्फ ग्राइंडिंग प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो जो ग्राइंडर की लाइफ होती है, ओके, जब आप बहुत ही हार्ड वर्कपीस को ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंडर की लाइफ काफ़ी कम होती है. ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें एक से दो जो ग्राइंडर्स होते हैं, ओके, वो यूज़ करने पड़ते हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं. जैसे मैंने ग्राइंडर पे काफ़ी काम किया है जब मैं जॉब करता था, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार ये दिक्कतें आती हैं. तो वहाँ पर हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज़ अ बिग प्रॉब्लम. देन मशीनिंग ऑफ वेरी सॉफ्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट. लाइक जब आप ग्राइंडिंग करते हैं और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होता है, सो क्या होता है वहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील में, जो ग्राइंडिंग व्हील होती है आपकी, ओके, सो ग्राइंडिंग व्हील में जो, जैसे ग्राइंडिंग व्हील आपको पता होगा कि उसके अंदर मल्टीपल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं एक तरीके से. ओके, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, उसके बीच में जो आपका जो कट मटेरियल है ग्राइंडिंग के टाइम पे, ओके, तो वो आके वहाँ पर फंस जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लॉगिंग. जिसको क्या बोलते हैं, क्लॉगिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील. क्लॉगिंग मीन्स कि अगर ये दो ऐसे कटिंग पॉइंट्स हैं, ओके, तो इसके बीच में जो आपका मशीन मटेरियल है, मशीन जब आप मटेरियल को मशीन करते हैं तो उससे जो आपका चिप निकल रहा है, यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूस चिप निकल रहा है वो यहाँ पर आके फंस जाता है, जो कि इसमें बहुत छोटे छोटे चिप्स होते हैं, राइट. तो यहाँ पर आके फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ऐसे स्ट्रेट, मान लीजिए कि ये आपकी कटिंग टूथ है, ठीक है, कटिंग पॉइंट्स हैं, एंड यहाँ पर आके वो मटेरियल क्लॉग हो गए. तो ये क्या है, जब सरफेस यहाँ पर आएगा, जो सरफेस आपका है ये ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसके यहाँ पर टच ही नहीं होगा. तो जो मशीनिंग है वो, या ग्राइंडिंग है, जैसे ग्राइंडिंग का पॉइंट है तो ग्राइंडिंग होगी ही नहीं, ठीक है. तो वो भी एक डिफ़िकल्ट है कि अगर ज़्यादा ही सॉफ्ट मटेरियल हो गया तो क्या, ठीक है. देन कॉम्प्लेक्स कंटूर्स, लाइक कॉम्प्लेक्स कंटूर्स के लिए हमें काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करने पड़ते हैं, जिग्स एंड फिक्चर्स यूज़ करने पड़ते हैं. हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि आप सिंगल एक ग्राइंडिंग मशीन ले लें, एक मिलिंग मशीन ले लें, एक लेथ मशीन ले लें और आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंटूर जिगजैग कर्व प्लेट्स करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ों का सहायता लेना पड़ता है, जैसे जिग्स एंड फिक्चर्स. देन सरफेस फिनिश इज़ ऑल्सो बिग प्रॉब्लम. लाइक ग्राइंडिंग में ही आप देख लीजिए, ग्राइंडिंग ले लीजिए, टर्निंग ले लीजिए, देन मिलिंग ले लीजिए, द सर्फेस फिनिश इज़ नॉट अप टू द मार्क. आफ्टर दैट यू हैव टू डू फिनिशिंग प्रोसेस, राइट. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड से आपको सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी, बट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर दैट. ओके, सो इसके कारण जो टाइम टेकन भी ज़्यादा होता है, तो एक्स्ट्रा वर्क होता है तो उससे कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है. पर ये सब चीज़ें हैं, तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो मेन हमारे प्रोसेस हैं, ग्राइंडिंग है, लेथ है,
टर्निंग है, देन मिलिंग है, सरफेस कटिंग है, प्लेनिंग शेपिंग है, तो इन सब में जो सरफेस फिनिश आती है उतनी अच्छी नहीं आती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो इसलिए हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की तरफ गए। तो अब हमें नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट पैनल में इसे हटा देता हूँ। सो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी भी चीज़ को ये काफ़ी कंसाइज करके पढ़ाया गया है, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इसके अंदर भी आप और कंसाइज मत हो जाइए कि ये भी छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ता हूँ, नहीं, इसमें अब कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से 4-5 बार पढ़ लेंगे तो आपको रट जाएगा और समझ में भी आएगा कि आप लिंक कर सकेंगे चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। तो सबसे फर्स्ट टाइप इज़ मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, सबसे फर्स्ट एब्रेसिव जेट मशीनिंग, हम ये सब पढ़ेंगे, पहले मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। देन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग। ओके, सो आज हम लोग यही टाइप कवर अप करेंगे, जिसमें अब इसमें सोर्स क्या होता है। जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होता है कि जो फ्लूइड में या तो पार्टिकल फ्लूइड में हम एब्रेसिव मिला देते हैं, देन उसको हम काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से एयर के साथ जिस सरफेस को मशीन करना है उस पर करते हैं, हम जैसे पढ़ेंगे आगे, तो वो हो गया। जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग भी हम पढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो सोर्स होता है वो तो या तो फ्लूइड होता है या तो पार्टिकल इन मोशन है। ओके, जैसे वाटर कटिंग आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे, तो वाटर जेट मशीनिंग का ही एक एडवांस पार्ट है, एडवांस है, ठीक है। देन इरोजन, इसमें जो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू मटेरियल रिमूवल होता है वो है इरोजन। ओके, देन सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड भी आप बोल सकते हैं, सेकंड है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ही एक है जो हम पढ़ेंगे। देन इसमें जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक करंट है और जो मैकेनिज़्म जिससे मटेरियल रिमूवल होगा उसको आयोनिक डिसोल्यूशन बोलते हैं। देन थर्ड वन इज़ केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम केमिकल मशीनिंग करते हैं। जैसे कोरोसिव एजेंट होता है जिसके कारण आपका जो सरफेस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाता है, देन हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें जो मैकेनिज्म कौन सा यूज़ हुआ, कोरोजन यूज़ हुआ। ओके, देन द फोर्थ वन इज़ थर्मल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर डायग्राम वगैरह मेंस में भी पूछा जाता है काफ़ी जगहों पे, SSC JEE एग्ज़ाम के भी मेंस में आ रखा है काफ़ी बार। सो इसके अंदर 4 प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सो लेज़र बीम मशीनिंग, देन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, देन प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। ओके, तो इनके जो सोर्स हैं, इसका इलेक्ट्रिक स्पार्क है, इसका पावरफुल रेडिएशन है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, देन हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, फ्यूज़न एंड वेपोराइजेशन, मीन्स कि अगर कोई मेटल है उसके ऊपर मैं अगर थर्मल प्रोसेस से करता हूँ तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता हूँ कि वो जो मेटल है वो वेपोराइज हो जाता है। ओके, वेपोराइज होने लगता है, ठीक है, वहाँ पर। सो ये इसका मेथड है मटेरियल रिमूवल का। ओके, तो ये हमने 4 मेथड देख लिए, कौन कौन से, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एंड थर्मल। नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ एक मेथड पढ़ेंगे, मैकेनिकल मेथड। देन सेकंड वीडियो में मैं आपको सेकंड जो 2 मेथड पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एंड केमिकल, एंड द थर्ड वीडियो विल बी ऑन थर्मल। ओके, और तब हमारा ये जो टॉपिक है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग खत्म हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में हमने जैसे देखा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अब अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में होता क्या है, पहले देखिए, ये जो है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में ये जो है आपका, इसको हम टूल बोलते हैं, टूल हो गया या तो फिर वाइब्रेटर हो गया, ठीक है। तो इसको हम वाइब्रेटिंग टूल है। ओके, ये हमारा नोज़ल है। ओके, एंड ये जो है, ये जो रेड रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये एब्रेसिव स्लरी है। ओके, सो वाइब्रेटिंग टूल वाइब्रेट हो रहा है, ओके, अपनी पोजीशन पे, मींस अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। यहाँ पर स्लरी है जो लिक्विड है, उसमें हमने एब्रेसिव मिला रखा है। ओके, तो यहाँ पर सिलिकेट्स हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। एंड देन इट हैमर्स, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर मटेरियल रिमूवल होता है, ठीक है। तो ये एब्रेसिव स्लरी हो गया। सो ये जो एब्रेसिव स्लरी है, एब्रेसिव स्लरी का क्या होगा, जैसे हम या तो डायरेक्टली वाटर यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स। एंड देन एब्रेसिव यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 तरीके से जो सबसे मेन चीज़ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछी जाती है वो मटेरियल रिमूवल रेट पे। तो मटेरियल रिमूवल रेट, फ्रीक्वेंसी किसकी, हमको इनके बीच में रिलेशन देखना है, फ्रीक्वेंसी किसकी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टूल। ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखेंगे, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द मटेरियल रिमूवल रेट ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, सिमिलरली जब मैं फीड फोर्स देखूंगा, फीड फोर्स किसका, द फोर्स दैट इज अप्लाइंग बाय द वाइब्रेटिंग टूल ऑन द एब्रेसिव स्लरी। ओके, सो
सो वहाँ पर हम देखेंगे कि मटेरियल रिमूवल रेट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो वाई इट इज़ डिक्रीजिंग, तो ये जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रशिंग पॉइंट। ओके, सो व्हाट हैपेंड व्हेन द फीड फोर्स इंक्रीजेज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे ये जो एब्रेसिव है, एब्रेसिव गेट्स एम्बेडेड और गेट इनटू द वर्क पीस, और वो उसी में रह जाते हैं क्योंकि फोर्स इतना ज़्यादा होता है। और फिर जब हम बार बार उसको मारते रहते हैं तो वो मटेरियल रिमूवल जो होता है वो नहीं होता, बल्कि जो हमारा ये एब्रेसिव है वो मटेरियल के अंदर जाता रहता है। तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही हम फोर्स यूज़ कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम फोर्स हम यूज़ करते हैं क्रशिंग पॉइंट, तो मैक्सिमम पे कभी यूज़ नहीं करते हम, मैक्सिमम और अप टू सर्टेन लिमिट तो हम बोल सकते हैं कि हम इस जोन में यूज़ करते हैं। ओके, सिमिलरली जब हम देखेंगे कि मटेरियल रिमूवल रेट एंड रिलेशन, ये है हमारा मटेरियल रिमूवल रेट एंड फीड फोर्स। जब हम देखेंगे मटेरियल रिमूवल रेट एंड साइज़ ऑफ एब्रेसिव के बीच में रिलेशन, साइज़ ऑफ एब्रेसिव देख लिया कि ये आप इसको ऐसा बड़ा भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, सो जैसे जैसे हम साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, सो फर्स्ट इट विल इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रशिंग डायामीटर ऑफ एब्रेसिव। अब आप यहाँ पर बोलेंगे डायमीटर, हाउ यू आर सेइंग इट इज़ डायमीटर, द शेप ऑफ द एब्रेसिव कैन बी एनीथिंग। सो शेप कुछ भी हो सकता है, पर हम उसको जब हम मेज़र करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेयर लेके मेज़र करते हैं, क्योंकि जो शेप है वो काफ़ी डिफरेंस होते हैं। तो आप ऐसे नहीं कि हर एक का शेप मेज़र करेंगे देन वी विल फाइंड इट्स ऑल डायमेंशन, तो वो इम्पॉसिबल है, राइट। तो हम उसको मानते हैं एक स्फेयर, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, सो हम उसको स्फेयर मान के एंड देन उसका मेजर करते हैं, ये एनालिसिस भी करते हैं। सो क्रशिंग डायमीटर ऑफ एब्रेसिव। नाउ एज आपको पता है कि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो, जैसे ये एक टूल है, सरफेस है, अब यहाँ पर आपने एक इतना बड़ा पार्टिकल कर दिया, अब इससे आपको इसको मशीन करना है और एक छोटा पार्टिकल है। सो सिमिलरली ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये एक सरफेस है, ये एक है टूल, और एक ये टूल है आगे से पॉइंटेड है। तो ये जो वर्क पीस के अंदर ज़्यादा कौन सा जाएगा, पॉइंटेड वाला, राइट। तो ये जैसे ये जो जितने छोटे होंगे उतने ज़्यादा पॉइंटेड होंगे। सो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने बताया आपको हम इसको इसके बीच में रखेंगे। ओके, सो ये जितने ज़्यादा पॉइंटेड होंगे उतना ज़्यादा अंदर जाएगा, तो जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतने ज़्यादा ब्लंट होंगे। सो इसलिए साइज़ ऑफ एब्रेसिव मैटर, अगर साइज़ बहुत बड़ा ज़्यादा कर देंगे सो जो एब्रेसिव हैं वो काफ़ी ब्लंट होंगे, एंड देन वी हैव टू अप्लाइड अ लार्ज फोर्स, और उसके अंदर क्रैक, सरफेस पे क्रैक आने के भी चांसेस हैं। तो ये हो गया हमारा साइज़ के बारे में। अब इसके लिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि जिसके ऊपर काफ़ी, जो मैंने अभी पढ़ा है इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल रिमूवल है, मटेरियल रिमूवल का जो प्रोसेस है वो हैमरिंग एक्शन से होता है, राइट। मैंने आपको बताया था ऊपर हैमरिंग एक्शन ऑफ एब्रेसिव। तो मटेरियल रिमूवल कोई पूछे कि अल्ट्रासोनिक मशीन में किससे हो रहा है, तो मटेरियल हैमरिंग एक्शन ऑफ एब्रेसिव। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो यहाँ पर जो वर्क पीस है इट कैन बी कंडक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात ही नहीं हो रही है, नॉन कंडक्टिंग, राइट। और इंसुलेटर बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग ऑफ एनीथिंग, थर्मल और इलेक्ट्रिकल। जैसे अब हम थर्मल में जाएंगे तो हमें पता चला है कि हमें कंडक्टिंग मटेरियल्स भी चाहिए। ओके, फिर जो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है जनरली हम ब्रिटल के लिए यूज़ करते हैं, ब्रिटल वर्क पीस के लिए क्यों, अगर वर्क पीस डक्टाइल रहा, सो डक्टाइल कैन बी गेट ट्रांसफॉर्म्ड, इट्स शेप कैन बी चेंज। तो अगर आप उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोसेस से करेंगे, ओके, सो इट इज़ नॉट ब्रिटल। अगर डक्टाइल के ऊपर आप करेंगे तो ये ऐसे अंदर के साइड आ जाएंगे, इट विल गेट दिस वर्क पीस विल टेक शेप ऑफ दिस एब्रेसिव। पर जो डक्टाइल है, जैसे कि हम ग्लास लेते हैं, ओके, ग्लास के ऊपर आप एक छोटा सा पत्थर रखो एंड उसके ऊपर धीरे से मारो, ग्लास विल नॉट टेक शेप, और दैट स्मॉल स्टोन विल नॉट गेट इनसाइड द ग्लास, इट विल मेक द क्रैक्स, राइट। तो इसलिए हम ब्रिटल वर्क पीस के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर सेम ये जो छोटा सा पत्थर है इसको आप रबर के ऊपर रख दें या तो फिर किसी मेटल के ऊपर रख दें, ब्रॉन्ज के ऊपर रख दें, और फिर मारेंगे, ऊपर से हैमर करेंगे तो उसके अंदर चला जाता है, हम देखते हैं जनरल। ओके, तो ये किस टाइप के वर्क पीस के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ब्रिटल कौन से होंगे, ग्लास, देन सिरेमिक्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल,
और हैव एनीवन गो टू डेंटल ऑपरेशन, हैव एनीवन हैव डन डेंटल ऑपरेशन? सो इसके अंदर जो डेंटल ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर भी हम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ही यूज़ करते हैं, लाइक टीथ क्लीनिंग जो होती है उसके अंदर, देन डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं तो उसके अंदर जो भी वो एक वाइब्रेटिंग मशीन होती है, अगर देखेंगे कि जिससे टीथ क्लीनिंग करते हैं या ड्रिलिंग करते हैं, सो वो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पे काम करता है और वो काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी या तो आरपीएम जो भी है, हाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ओके, देन इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है, कौन सा प्रिंसिपल मैं बताता हूँ अभी। एक प्रिंसिपल यूज़ होता है इसमें, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल। सो जो टूल आपका वाइब्रेट हो रहा है उसमें जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो है मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल। ओके, सो ये क्या होता है कि ये प्रिंसिपल के कारण इट कंट्रोल प्रेशर बाय कंट्रोलिंग करंट। ओके, तो वो जो टूल है कितने फोर्स से मार रहा है, जैसे यार कितना प्रेशर इंड्यूस हो रहा है, सो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप करंट को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सम पावर सोर्स तो होना चाहिए ना, वो करंट से पावर सोर्स होगा। सो वो करंट के थ्रू हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, कंट्रोल करते हैं करंट के थ्रू। सो उस जो वो जो प्रिंसिपल यूज होता है उसको मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो होता है वो ट्रांसड्यूसर इज़ यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। जब आप मेगाट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं हम, इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। ओके, देन जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज़ यूज्ड, यहाँ पर जनरली वही यूज़ होता है, क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर वो सॉरी थोड़ा गला ख़राब है मेरा आज, करंट टू प्रेशर और इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, और वाइस वर्सा, प्रेशर टू इसमें इलेक्ट्रिक में आता है। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पर आपको रिमेंबर क्या करना है, सबसे फर्स्ट ये मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल, देन ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, और ट्रांसड्यूसर में हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। ओके, द सेकेंड पार्ट इज़, जो इसके अंदर हम देखेंगे, द एब्रेसिव स्लरी फ्लशेस आउट द मटेरियल रिमूव एंड हेंस द मैकेनिज्म इज़ इरोजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैकेनिज्म है वो इरोजन का होता है। यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर देखिए जो मैकेनिज्म है इसमें इरोजन यूज़ होता है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। एंड द मटेरियल वर्क पीस शुड बी हार्ड ब्रिटल, बिकॉज वहाँ पर जो है फ्रैक्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हमने बताया था, यहाँ पर बात की थी, सॉरी यहाँ पर जो हमने बात की थी कि यहाँ पर हम जनरली ब्रिटल मटेरियल लेते हैं, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर आने के चांसेस है, राइट। डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर आने के चांसेस काफ़ी कम है अंडर इम्पैक्ट लोड, इसलिए। नाउ द अल्ट्रासोनिक इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन द सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, राइट। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था ऑलरेडी डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल को हम बोल सकते हैं कि सॉफ्ट एंड टफ। वाई टफ? बिकॉज टफ, जितना मटेरियल टफ होगा वो इम्पैक्ट फोर्स उतना अपने आप के अंदर स्टोर कर सकता है, उतना वो सह सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम ज़्यादा टफ जो होता है, जैसे कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन हार्ड मटेरियल है, बट आप उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से मशीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो टफ भी होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाइब्रेशन। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये ब्रिटलनेस वाला फंडा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जैसे ग्लास देखेंगे, ग्लास के ऊपर आप बहुत धीरे से भी मारते हैं, बहुत तेज़ मारते हैं, सो इट विल नॉट एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, तो यहाँ पर ये काम करेगा। सिमिलरली अगर आप ब्रिक लेंगे तो ब्रिक के ऊपर भी आप अगर धीरे से मारे या तेज़ मारे, वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब नहीं करता बहुत जल्दी, क्योंकि ये हैं जो क्या बोलते हैं हम, ब्रिटल मटेरियल्स हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो फिर से एक बार हमको याद क्या क्या रखना है देख लीजिए। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम एब्रेसिव स्लरी यूज़ करते हैं। देन एमआरआर का जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, फीड फोर्स के साथ एंड साइज ऑफ एब्रेसिव के साथ। ओके, देन मटेरियल रिमूवल हैमरिंग एक्शन से होता है। एंड वर्कपीस का यहाँ पर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो सकता है। जो कौन से वर्कपीस पे आप कर सकते हैं, जो हार्ड एंड ब्रिटल हों, राइट, हार्ड एंड ब्रिटल हों, और सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल पे आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे कास्ट आयरन। देन यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा यूज़ हो रहा है, मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल, एंड पीजो इलेक्ट्रिक काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो है एब्रेसिव जेट मशीनिंग।
अब यहाँ पर हमने दो देखे थे, एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड वाटर जेट मशीनिंग, तो वो थोड़े से सिमिलर काइंड है, तो हम उसमें से सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, ठीक है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब एब्रेसिव जेट मशीनिंग में देखिए जो ये सेटअप होता है इस टाइप का, तो ये नोज़ल है, ये आपका मिक्सिंग चैम्बर है। मिक्सिंग चैम्बर में एब्रेसिव एंड गैस या एयर बोल सकते हैं, एयर मतलब आपका सिंपल सा एयर, या आपका जो वर्कपीस है, अगर वर्कपीस जैसे एयर के साथ ऑक्सीजन होता है एयर में, तो उसके साथ ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो आप सीधे नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जनरली रिएक्ट नहीं होता, इनर्ट गैस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है बाहर आने की, वो नियरली 300 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होती, बट 300 प्लस माइनस थोड़ा होगा। फिर ये जो नोजल का ओपनिंग होता है, उसका डायामीटर अराउंड 0.18 से 8 mm होता है। तो ये सब चीज़ याद नहीं रखनी, बट आपको एक वो पता होना चाहिए रेंज की, अच्छा इसके बीच में एग्जैक्ट याद नहीं रखना, बट यू शुड नो द रेंज, ओके। बाद में ये जो एंगल होता है, ये जनरली हम 7 डिग्री पे रखते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो याद रखनी है। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस, ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं NTD, आगे मैं NTD नहीं लिखूँगा, इसको बोलते हैं नोज़ल टिप डिस्टेंस। सो ये कुछ हैं चीज़ें जो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। अगर ये डायग्राम याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पर भी हम सेम चीज़ें पहले कर लेते हैं। सो MRR जो होता है यहाँ पर देखिए होता क्या है कि गैस होता है काफ़ी हाई प्रेशर में, उसके अंदर एब्रेसिव होता है, उसको आप नोजल के थ्रू छोड़ते हैं, सो प्रेशर विल गेट चेंज इनटू वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इज़ वेरी हाई। सो व्हेन एब्रेसिव स्मॉल एब्रेसिव पीसेस विथ हाई वेलोसिटी व्हेन इम्पैक्ट ऑन द वर्कपीस, तो वहाँ पर इरोजन का प्रोसेस होता है, ओके। तो इसलिए हम इसको एब्रेसिव जेट भी बोलते हैं, और जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल है वो आपका इरोजन होता है, राइट। तो अब हम इसके बीच में रिलेशंस देखते हैं क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव, अगर हम कोई बोलेगा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है और मटेरियल रिमूवल रेट को किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। सो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट बढ़ाएंगे, ओके, फर्स्ट आप इंक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा कि मान लीजिए पहले कॉन्सेंट्रेशन 0 ही है, तो सिर्फ एयर से अगर मटेरियल रिमूवल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, या गैस से। जैसे जैसे आप उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन एब्रेसिव का बढ़ाएंगे, सो मटेरियल रिमूवल विल इंक्रीज, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है, ओके, यहाँ पर एक पार्टिकल आया एब्रेसिव, उसने हिट किया, रिमूव किया, उसने रिमूव करने के पहले कि वो पहले मटेरियल रिमूव हो, उसके पहले ही दूसरा पार्टिकल वापस आके हिट कर दिया, फिर तीसरा पार्टिकल हिट कर दिया। तो ये कैसे, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती जाएगी कि ये कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आके हिट करते रहेंगे, तो वहाँ पे मटेरियल रिमूवल नहीं होगा। जबकि दूसरा पार्टिकल जब उसको पीछे से हिट करेगा तो वापस वो अंदर के साइड पेनिट्रेट कर जाएगा। सो वहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब डिक्रीज़ होने लगता है, ओके। अब हम ये देखेंगे कि नोजल टिप डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि नोजल टिप डिस्टेंस क्या होता है, ओके। सो दिस इज नोजल टिप डिस्टेंस, ओके। सो जैसे जैसे आप नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मटेरियल रिमूवल रेट एंड नोजल टिप डिस्टेंस। सो एज नोजल टिप डिस्टेंस इंक्रीजेज, फर्स्ट मटेरियल रिमूवल इंक्रीजेज, देन इट रिमेन सेम, ओके, फॉर सम टाइम, या फॉर द मटेरियल रिमूवल रेट विल रिमेन फॉर सर्टन डिस्टेंस और सर्टन नोजल टिप डिस्टेंस, आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ है ये इसके लिए भी सेम ही रीजन है कि सब फर्स्ट आप बहुत ही पास रख देंगे। मान लीजिए ये है और आपने इतना पास रख दिया, सो होता क्या है कि इसके अंदर से जैसे ही कोई निकलेगा, मतलब जो एयर निकलेगी और उसके साथ एब्रेसिव निकलेगा, सो वहाँ पर उसको उतना मोमेंटम गेन नहीं होगा। और जो वेलोसिटी की हम बात करें 300 मीटर पर सेकेंड, वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई बॉलर है, ओके। सो बॉलर जब बॉल फेंकता है तो जस्ट उसके जब हाथ से निकलती है तो उस टाइम पे आप कैच कर सकते हैं उसको, लेकिन जब वो थोड़ा दूर ट्रैवल कर जाती है तो उसको डिफ़िकल्ट होता है कैच करना, ओके। सो सेम फंडा यहाँ पे लगता है कि जैसे जैसे ये बिल्कुल ही चिपका हुआ है तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये पार्टिकल्स और ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लेते हैं और उसके कारण ये और ज़्यादा तेज़ हिट करते हैं। बट अगर इसको आप कुछ ज़्यादा ही आगे कर देंगे तो मोमेंटम लॉस भी होगा। तो वो मोमेंटम लॉस को हम कैसे करेंगे, वो मोमेंटम लॉस के कारण हमारा मटेरियल रिमूवल रेट डिक्रीज़ होगा। तो ये यहाँ पर फंडा है, ओके। और यहाँ पर भी हम जैसे कॉन्सेंट्रेशन की बात की तो वो हो गया।
अब साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें थ्योरी पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो नोज़ल मटेरियल होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर हम काफ़ी हाई प्रेशर होता है हमारा गैस का, एंड आफ्टर दैट एब्रेसिव है। सो नोज़ल की जो लाइफ है नोज़ल टिप की वो काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पर नोज़ल टिप भी बहुत हार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर देखेंगे टंगस्टन कार्बाइड जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, उसकी लाइफ 12 to 30 आवर्स होती है लाइफ। ओके, सो उसके अलावा एक जो आजकल यूज़ होता है सफ़ायर करके एक मटेरियल है जिसकी लाइफ 300 आवर्स होती है। सो जनरली पर ये महंगा भी है, सो हम यूज़ भी करते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर ये जो प्रोसेस जनरली यूज़ होता है, ये आप देखेंगे कि जो कैविटीज़ बनती हैं हम बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप की जो कैविटीज़ बनती हैं, तो इसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली कैविटीज़ जो होती हैं कि जिसके अंदर आप जनरली होनिंग नहीं कर सकते। होनिंग जैसे हमने देखा था कि डीबरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। सो वहाँ पर क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर, ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग करते हैं, हाई प्रेशर से मारते हैं, हाई प्रेशर से एयर प्लस जो हमारे पार्टिकल्स हैं एब्रेसिव वो अंदर जाते हैं। और जो इधर से जनरली क्या होता है कि जो हमारे सरफेस होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे डीबर्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जब आप लेथ के ऊपर टर्निंग ऑपरेशंस करते हैं देन ट्राई टू टच द सरफेस, तो उसके ऊपर काफ़ी छोटे छोटे बर्स होते हैं। सो उसको हटाने के लिए हमें उसके ऊपर ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे हटाएंगे इन डीबर्स को? सो उसका एक है तरीका कि आप एब्रेसिव जेट मशीनिंग कर लीजिए या तो आप होनिंग कर लीजिए, तो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। और ये भी जनरली जो होता है हम इस मशीनिंग जो करते हैं ये हम ग्लास के लिए यूज़ करते हैं, जर्मेनियम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी सेम ही फंडा है कि यहाँ पर हम एब्रेसिव कर रहे हैं, इरोजन होना चाहिए, तो मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, देन मटेरियल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। सेम जो ऊपर हमने फंडा यूज़ किया था वो यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर जो एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन आता है इसके ऊपर एक बार शायद क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर प्लस एब्रेसिव का कितना होना चाहिए। सो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड अगर एब्रेसिव यूज़ करते हैं तो अराउंड 30% एंड गैस इज़ 70%। ओके, तो ये बाय वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो और तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। साथ में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थर्मल के बारे में। सो तब तक के लिए आप ये कीजिए और इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए ट्राई, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना।